हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत आज हम अपने थॉट से करेंगे, जो है अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये समुंदर और आसमान के बराबर हमारा सिलेबस है, जिसे हमें पढ़ना है, पार करना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 7 दिसंबर का करंट अफेयर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और सब कुछ याद करना है। करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ हम उसका स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको वही पूछा जाता है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशोट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एक स्टार्टअप है, ये पूरे वर्ल्ड में 5 स्टार्टअप को मिला है, जिसमें इंडिया का एक स्टार्टअप है खेती। याद रखिएगा, ये खेती स्टार्टअप जो है ये कहाँ का है? ये हैदराबाद का स्टार्टअप है। और कौन सा अवार्ड मिला है? द अर्थशोट पुरस्कार मिला है। ये क्यों मिला है? इस स्टार्टअप ने, जो खेती नाम का स्टार्टअप है, इसने एक शुरू की है पहल, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स। जिससे ये क्या करता है कि जो उपज को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से खेती को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे इनोवेटिव काम करता है। इसीलिए द अर्थशोट पुरस्कार 2022 से किस स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, इसका आंसर है खेती। इसमें हमें यही पॉइंट बस पढ़ना था। फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है पूर्णिमा बर्मन को। और जीवा कार्यक्रम भी बहुत चर्चा में था, जो प्राकृतिक खेती है या जो नेचुरल फार्मिंग है, उसके लिए शुरू किया गया है जीवा कार्यक्रम। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कब और कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए, मध्य एशिया ये किस किस के बीच में हो रहा है? ये भारत और जो मिडिल एशिया है। अब ये मिडिल एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ये क्या कहलाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे कि 1991 में जब जो जिसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और ये रशिया रूस बन के आया था सोवियत संघ के विघटन से। तो इसके अतिरिक्त 5 देशों का और निर्माण हुआ था, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश आते हैं, जिन्हें ही मिडिल एशिया कहा जाता है। फिर ये जो हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? ये दिल्ली में हो रही है। और कब हो रही है? तो 6 दिसंबर। ये डेट आपको याद रखनी है कि 6 दिसंबर को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अभी भारत के कौन है, उनका नाम याद रखिएगा। एक बहुत ही महान पर्सनालिटी है, उनका नाम है अजीत डोभाल। इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो ये क्या करेंगे कि आतंकवाद पर फंडिंग की रोक लगाने के लिए वार्तालाप होगा। मिडिल एशिया कैसे बना? तो मिडिल एशिया 1991 के सोवियत संघ के विघटन के बाद बना। तो ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आप बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब होता है जो चारों तरफ से समुद्र से ना घिरा हुआ हो, मतलब चारों तरफ से जो लॉक हो, जिसकी सीमा किसी भी समुद्री तट से ना लगती हो। तो वो कंट्री है, द बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। याद रखिएगा इसको। कजाकिस्तान का नाम आपको याद होना चाहिए कि ये क्यों, किस लिए फेमस है। तो ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। फिर एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2022 में बैठक कहाँ पर हुई? तो ये उज्बेकिस्तान में हुई, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए, ये मैप बताया गया है कि कौन कौन से कंट्री मिडिल एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सारा पोर्शन है, ये यही कौन सा है? मिडिल एशिया का पोर्शन है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? देखिए, अब जैसे ही आपने महापरिनिर्वाण सुना, तो आपको याद आया होगा कि ये शब्द जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है? महापरिनिर्वाण। जो महापरिनिर्वाण है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है,
चूँकि जो अंबेडकर जी थे, इन्होंने हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी था, इनको जो भेदभाव नज़र आता था, तो उसके विरुद्ध जाकर इन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए जब बौद्ध धर्म में किसी का देहांत होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, ये महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस वर्ष 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौनसेवें नंबर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? याद रखिएगा, 66वें नंबर का। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म कब कब हुआ था, ये आपको बताना है। इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1956। तो 1956 से लेके 2022 तक 66 वर्ष हो चुके हैं, तो इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें मूक नायक पत्रिका है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1932 में प्रारूप समिति पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, तो वो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। तो इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हम एक बार बहुत अच्छे से अलग से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है संविधान से रिलेटेड कि प्रारूप समिति के हेड कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, जो एक 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इससे रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं कि आर्टिकल जो 32 है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला है? उसे संविधान की आत्मा बोला है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है क्योंकि 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो मूक नायक पत्रिका है, मूक नायक पत्रिका जातियों का अंत जो बुक है वो भी अंबेडकर जी की है। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने की। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतने सारे पॉइंट आपको एक चीज़ और, हाँ मुझे याद आ गया, अभी याद रखिएगा, जो स्टैचू ऑफ नॉलेज बना है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है और ये कहाँ पर बनी है? स्टैचू ऑफ नॉलेज बना है लातूर, महाराष्ट्र में। इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड याद होनी चाहिए। फिर 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अब ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस क्या है? तो ये 9वें नंबर की है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, और ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है गोवा में, इसको याद रखिएगा। अब आयुष आया है तो आपको पता होनी चाहिए कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। AYUSH। तो आयुष का मतलब A फॉर है आयुर्वेद, इसको याद रखिएगा। Y से हो जाएगा योगा, U से हो जाएगा यूनानी, S से हो जाएगा सिद्धा, और H से हो जाएगा होम्योपैथी। तो ये आपको आयुष का फुल फॉर्म याद रखना है। फिर अभी जो बना है, अलग अलग इसके जो मुख्यालय बने हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो आयुर्वेद का मुख्यालय बना है वो गोवा में बना है, यूनानी का मुख्यालय बना है वो गाजियाबाद यूपी में बना है, और होम्योपैथी का मुख्यालय कहाँ बना है? दिल्ली में बना है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 9वें नंबर की जो आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। याद रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है।
आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दीपावली के पहले धनतेरस आती है, जो धन्वंतरी जी की जयंती रहती है, उसी की उपलक्ष्य में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो गोवा को 1987 में जब 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में गोवा के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत है, इनका नाम याद रखिएगा। और गोवा क्यों चर्चा में रहा है कि तो हर घर नल से जल। देखिए ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि हर घर नल से जल का जो टारगेट है वो 100% कंप्लीट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और यदि एमपी के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला है तो याद रखिएगा वो है बुरहानपुर। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि हर घर नल से जल का टारगेट आपको कब तक कंप्लीट करना है? तो 2024 तक करना है। और एक है टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो याद रखिएगा टीबी हारेगा देश जीतेगा टारगेट कब तक कंप्लीट करना है? 2025 तक कंप्लीट करना है। एक ही एक क्वेश्चन अगर हम डेली रिपीट करेंगे तो हमें ये चीज़ें सब एकदम रट जाएंगी और पेपर में ज़रूर बन जाएगा। फिर रेबीज़ फ्री स्टेट कौन सा बना है? तो रेबीज़ जो होती है जिसे आप हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, तो रेबीज़ फ्री होने वाला पहला राज्य भी बना है गोवा। तो इतने फैक्ट आपको गोवा से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूफानी चक्रवात मेंडोस का नामकरण किसने किया? आपने देखा होगा कि जो भी साइक्लोन आते हैं तो उनके कुछ पर्टिकुलर नाम रखे जाते हैं अलग अलग देशों के द्वारा। तो जो मेंडोस चक्रवात है ये आया है मेंडोस चक्रवात का जो नामकरण किया है वो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी को इसने प्रभावित किया है और ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। फिर ये नामकरण कौन से देश करते हैं? तो ये नामकरण करते हैं हिंद महासागर के जो 8 देश हैं उनके द्वारा नामकरण चक्रवातों का किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो अश्नी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो श्रीलंका ने किया था। बिलीबिली नाम से कहाँ पर चक्रवात आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली नाम से चक्रवात आते हैं। तौकाते चक्रवात 2021 में आया था और ये कहाँ पर आया था? इसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था, जिसका अर्थ होता था उड़ने वाली छिपकली। तो याद रखिएगा। और जो शब्द है मेंडोस शब्द का अर्थ होता है खजाना। ये भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा इस तरीके से साइक्लोन का जो मेन फॉर्मूला बोल सकते, मतलब साइक्लोन आने का किस बेस पर साइक्लोन आते हैं? तो साइक्लोन में जो सेंटर में होता है वहाँ पर क्या होता है? लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर के कारण जो हवाएं हैं इस तरीके से उठती हैं कि अपने साथ वो जितना भी एरिया में जो भी चीज़ें रहती हैं वो अपने अंदर उसको कर लेती हैं। इस तरीके से साइक्लोन का निर्माण होता है। ज्योग्राफी में हम पूरा उसका प्रॉपर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो सब पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2022 के लिए कौन से शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये शब्द है गोल्डन मोड। गोल्डन मोड मतलब होता है कठबोली, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सामाजिक मानदंड को अस्वीकार करते हैं उसे कठबोली कहा जाता है या गोल्डन मोड कहा जाता है। फेसबुक ने अपना नया नाम बदल के क्या किया है? तो फेसबुक ने अपना नया नाम बदल के मेटा किया है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। तो ये रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। देखिए अब ये आपको सुन के थोड़ा लग रहा होगा कि ये गोल्ड एटीएम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये एक एटीएम मशीन रहेगी जिसमें क्या होगा, जिसके द्वारा गोल्ड निकाला जा सकता है। तो इसके अंदर 5 kg तक का गोल्ड रहेगा, जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है वो इसके अंदर रहेगा। और इसमें आप 100 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी गोल्ड आपको चाहिए इससे निकाल सकते हैं। ये रियल टाइम पर काम करने वाला पहला ऐसा गोल्ड एटीएम बना है। कहाँ पर बना है? हैदराबाद में बना है, इसको याद रखिएगा। और आपने एक और एटीएम का नाम सुना होगा, अनाज एटीएम। इस एटीएम से आप अनाज निकाल सकते हैं, जिसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। और आपने एक एटीएम का नाम
सुना होगा वाइट लेवल एटीएम। तो ये वाइट लेवल एटीएम का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आपका एसबीआई का एटीएम है तो वो एसबीआई के ही एटीएम से निकाल सकते हैं आप, अगर आपका एसबीआई का कार्ड है तो। लेकिन जो वाइट लेवल एटीएम होते हैं इनकी क्या क्वालिटी होती है कि आपका किसी भी बैंक का एटीएम हो, आप किसी भी बैंक, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, किसी भी टाइप के बैंक से आप क्या कर सकते हैं, उस एटीएम के थ्रू अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसा एटीएम कौन सा है? तो ये वाइट लेवल एटीएम कहलाते हैं। सबसे पहले ये इंडिकेस के द्वारा, जो टाटा कंपनी है उसने इसको बनाया था, तो याद रखिएगा। कुछ एटीएम से रिलेटेड फैक्ट हैं ये। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको भी आपको याद रखना है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा, तो सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो काजीरंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यहाँ पर। तो काजीरंगा प्रोजेक्ट के लिए कौन सा देश ऐसा है जो भारत की सहायता करेगा? तो ये देश है भारत। ये देश है भारत का मित्र राष्ट्र फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस। इस देश का नाम है फ्रांस, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो काजीरंगा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसमें मदद करेगा। और कितना देगा? ये 10 मिलियन यूरो पैसा देगा भारत को। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की एक स्पेशलिटी ये भी है कि 1985 में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। आप जानते हैं कि भारत में यूनेस्को के कितने स्थल शामिल हैं? तो टोटल 40 हैं, जिसमें से 14 जो हैं वो क्या है? इंटेंजिबल हेरिटेज हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें दुर्गा पूजा, कुंभ का मेला और भी बहुत सारे फेस्टिवल, नवरोज़ फेस्टिवल उसमें शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, सीन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो आपको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दिव्यांग विभाग ये बहुत महानता का काम है, तो ये किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। याद रखिएगा कौन सा स्टेट है? दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र जो महान राष्ट्र होगा वहाँ एक ही नाथ होंगे, मतलब ये अभी अभी बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। एकनाथ शिंदे जो है वो कौन है? महाराष्ट्र के सीएम हैं। और दिव्यांग विभाग, अभी हम 3-4 दिन से इससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना चर्चा में क्यों चल रहे हैं दिव्यांग? क्योंकि 3 दिसंबर को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 3 दिसंबर को ही इसका गठन हुआ है, इसलिए आपको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? तो 2022 के लिए महान महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं मनीषा रामदास। याद रखिएगा, इनको SU5 कैटेगरी के अंतर्गत पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2022 का। इनका नाम याद रखिएगा, मनीषा रामदास। फिर क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो विजेता खिलाड़ी रहे हैं वो रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। इनका नाम याद रखिएगा। विक्टर एक्सेल्सन का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, और इन्होंने ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट जीता था। किसको हरा के? तो जो भारतीय खिलाड़ी थे लक्ष्य सेन, उनको हराया था। और विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है विक्टर एक्सेल्सन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, इनको याद रखिएगा। फिर सिंगापुर ओपन, स्विस ओपन और सैयद मोदी टूर्नामेंट, ये सब किसने जीते हैं? तो PV सिंधु ने ये सारे खिताब जीते हैं, और PV सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब से और कहाँ पर की गई? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।